Hi guys, how are you? Guys, welcome to all of you at my YouTube channel. And guys, if you remember, तो हमने डे बिफोर yesterday एक चैप्टर स्टार्ट किया था कैपिटल बजटिंग एंड उसका पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे। एक तो फॉर्मेशन से रिलेटेड जिसमें मैंने आपको सिखाया था हाउ टू कैलकुलेट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, और एक इफ़ यू रिमेंबर तो हम लोगों ने पढ़ा था टेक्निक्स जिसमें मैंने आपको डिसीज़न कैसे लिया जाता है उसकी अलग अलग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट जब मैं बिल्कुल क्लास के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था एंड उसमें से कुछ बच्चों ने ही उसका रिप्लाई करा था। गाइस एक्चुअली में क्या होता है कि देखिए, हम लोग जो भी इस समय आपके लिए हार्ड वर्क करते हैं ना, उसका बेनिफिट तभी है जब आप भी उसको सीरियसली लेते हैं, ठीक है। और आपकी जो सीरियसनेस होती है वो दिखती है जब आप आंसर लिखते हैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एंड इन केस अगर आप आंसर नहीं लिख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वी आर वेस्टिंग टाइम बाय गिविंग यू ऑल दीज क्लासेस बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। मेरे पास और भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं जिन्हें मुझे अपलोड करना होता है। मेरे पास जितने मेरे लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एंटरटेन करना होता है, उनको भी मुझे नोट्स देने होते हैं, उनको क्लासेस देनी होती है। ऐसे में स्पेशली आप लोगों के लिए टाइम निकालना और आपको क्लास पढ़ाना, आप समझ सकते हो कि इसके अंदर लॉट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज कि आप उसके रिवर्ट में सिर्फ जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर जरूर लिखिए। इससे एटलीस्ट ये जरूर लगेगा कि यस हमारी जो क्लास है वो ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो विलिंगली पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें भी लगेगा कि ओके फाइन, अगर विलिंग बच्चों के लिए अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो फिर हमें लगता है कि वो टाइम जो है देना हमारा जायज़ था। लेकिन अगर हमें लगता है कि ओके फाइन, बच्चा सीरियस नहीं है और ऐसे बच्चे के लिए अपना कोई भी समय स्पेंड करना मुझे वेस्ट लगता है, ठीक है। तो अगेन आई विल सजेस्ट यू कि इफ़ यू वांट इफ एफएम रिवीजन टू बी कंटिन्यूड, सो मेक श्योर जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं आप प्लीज़ उसका आंसर करेंगे। अदरवाइज एफएम की जो रिवीजन है वो इस चैप्टर के बाद से डिसकंटिन्यूड हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि मुझे जब तक नहीं ऐसा एहसास दिलाओगे आप कि आप लोग पढ़ना चाहते हो, तब तक मैं आप लोगों को क्लासेस नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो आई वांट कि हम हार्ड वर्क करें, आप उसको रिवर्ट करो, तभी ऐसा लगेगा कि ओके फाइन, म्यूचुअल बेसिस पर हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और म्यूचुअल बेसिस पर ही हम आगे और बेटर आपका रिजल्ट कैसे होगा इस पर प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चे एडवांस कैपिटल बजटिंग, ठीक है। ऊपर हेडिंग डाल देंगे एडवांस कैपिटल बजटिंग। एंड जैसा कि मैं हर क्लास में आपको बताता ही हूँ कि ये जो लेक्चर है डेफिनेटली सी एस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स एंड सी एस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, ठीक है, दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडवांस कैपिटल बजटिंग में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, आप लिख सकते हैं। पहला टॉपिक जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे दैट इज एक्सपेक्टेड एनपीवी। फिर हम पढ़ेंगे रिस्क रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर सिलेक्शन ऑन बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। इसके बाद मैं आप लोगों को एक टेक्निक पढ़ाऊंगा आरईडीआर वर्सेस सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। एक हम पढ़ेंगे बच्चे कैपिटल रैशनिंग। एक हम पढ़ेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है सर। एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर सिमुलेशन, ठीक है सर। एक हम पढ़ेंगे ई ए सी ई ए बी अप्रोच, ठीक है सर। फिर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिसीजन ट्री, ठीक है सर।
और क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, कैपिटल रैशनिंग हो गया। हाँ, एक हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है जी। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं 10 के 10 टॉपिक्स आई विल ट्राई टू कवर इन दिस क्लास, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि लास्ट में जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर जरूर चाहिए मुझे, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। समझ रहे हैं, मतलब मैं चाहता ही चाहता हूं कि वो आप आंसर जरूर दें, तभी आपको इन क्लासेस का बेनिफिट है। अदरवाइज सही मायने में आपको किसी क्लास की जरूरत नहीं है, आप खुद ही ऐसे ही पास हो जाओगे। ठीक है ना? ठीक है सर, चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। ऊपर हेडिंग डालनी है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, एक्सपेक्टेड एनपीवी। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि जो एनपीवी बेस्ड होता है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर बेस्ड होता है। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, डिस्काउंट रेट, CFAT, आउटफ्लोज, है ना, बहुत सारी चीज़ों पर बेस्ड होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एनपीवी निकालते समय इन सब चीज़ों को फोरकास्ट करते हैं। ठीक है सर, और जब फोरकास्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो एक एस्टिमेशन बेस्ड पे होता है। ठीक है सर, और आप सबको मालूम है कि जो एस्टिमेशंस होते हैं वो कभी भी एक्चुअल नहीं होते, तो इसीलिए एस्टिमेशंस जो होते हैं हमेशा क्या जब भी किए जाएंगे तो क्या मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। क्या मतलब है सर इस बात का? देखो, मैंने कहा मुझे फ्यूचर में प्रेडिक्ट करना है कि मेरे एसेट की लाइफ क्या होगी, तो हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, मे बी 4 years, मे बी 5 years, मे बी 6 years, लाइक दिस। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो कि फ्यूचर प्रिडिक्शन करते समय देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन बी मोर देन वन आउटकम। बिल्कुल सही। तो अब आप मुझे बताओ, अगर देयर कैन बी मोर देन वन आउटकम, तो क्या फॉर एवरी आउटकम देयर विल बी वन प्रोबेबिलिटी, उसमें एक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि लाइफ 4 year होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, लाइफ 5 year होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है सर, तो अब मुझे एक बात बताओ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर एक से ज्यादा आउटकम होंगी तो आप ऐसे लिखो, फॉर एवरी आउटकम देयर विल बी वन एनपीवी, एक एनपीवी आएगी। क्योंकि एनपीवी जब आप लोगे तो डेफिनेटली, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो हमें लग रहा है कि लाइफ 4 साल भी हो सकती है, 5 भी और 6 भी, तो अब आप क्या करोगे, 4 साल पे एनपीवी अलग निकालना, 5 पे अलग और 6 पे अलग। ठीक है सर, तो कितनी एनपीवीज आ गई, एक से ज्यादा। अब मुझे एक बात बताओ, अब जैसे ही मुझे मेरी कंपनी ने पूछा कि अरुण सर ये बताओ कि प्रोजेक्ट का एनपीवी कितना है, तो मैं आंसर कैसे देता हूँ, मैंने उनको बोला एनपीवी -2 लाख भी हो सकता है, एनपीवी 1 लाख भी हो सकता है, और एनपीवी 3 लाख भी हो सकता है। अब मेरी कंपनी ने बोला कि सर कैसी बातें कर रहे हो, हमें डिसीजन लेना है, प्लीज गिव मी वन आंसर। मैंने कहा सर वन आंसर मैं दे नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मार्केट में जब मैंने सर्वे किया तो लाइफ 4 साल भी हो सकती थी, 5 भी और 6 भी, और हर लाइफ पे क्या मैंने अलग अलग एनपीवी कैलकुलेट कर लिया। बात तो सही है, तो इसका मतलब हम एक आंसर नहीं दे पा रहे, रीजन बिकॉज आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, और फोरकास्टिंग करते समय डेफिनेटली क्या एक से ज्यादा प्रोबेबल आउटकम पॉसिबल थी, और इसीलिए क्या हर आउटकम को ध्यान में रखते हुए क्या हमने एक एक एनपीवी कैलकुलेट करा। बिल्कुल सही है। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो सोच के बताइएगा, क्या अगर हर एक आउटकम के लिए एक एक एनपीवी आएगा तो फिर डिसीजन कैसे लिया जाएगा? तो वहां पर डिसीजन लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी। ओके, तो एक्सपेक्टेड एनपीवी कब आता है बच्चे? व्हेन देयर इज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम and at every outcome we get one NPV. So we have more than one NPVs, तो decision will be based on expected NPVs. Okay sir, लेकिन सर अब ये भी बता दो कि expected NPV निकलेगा कैसे? वेरी सिंपल, हमने पूछा कि मुझे ये बताओ कि ये जो आप कह रहे हो कि लाइफ कैन बी 4 year, लाइफ कैन बी 5 year, लाइफ कैन बी 6 year, क्या आप हमें ये बता सकते हो कि लाइफ 4 year, 5 year, 6 year होगी, इसकी क्या चांसेस हैं?
हमने कहा हाँ, कैसे? क्या हमने एक सर्वे करा होगा? बिल्कुल। उस सर्वे के बेसिस पर क्या हमने एक प्रोबेबिलिटी निकाल दी होगी? बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताओ, जब मैंने सर्वे करा तो मैंने क्या देखा? आउट ऑफ 100 पीपल सर्वे 20 लोगों ने कहा कि लाइफ 4 साल है। तो आप मुझे बताओ 100 में से 20, तो क्या 0.2%, 0.2 इज द प्रोबेबिलिटी that the life will be 4 years, and if life is 4 years my NPV will be -2 lakh। सर बिल्कुल सही कह रहे हो। 100 में से 50 लोगों ने कहा कि लाइफ 5 साल होगी, तो 0.5, और 30 लोगों ने कहा कि 6 साल होगी। अच्छा, तो क्या हर एनपीवी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मिलेगी? बिल्कुल। अब आप इनको क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो एनपीवी इंटू प्रोबेबिलिटी कर दीजिए, -2 लाख इंटू 0.2, 40,000। 1 लाख इंटू 0.5, 50,000। 3 लाख इंटू 0.3, 90,000। लेकिन ये नेगेटिव होगा, ठीक है ना? अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 1 लाख। तो इसका मतलब हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी जो होगा दैट विल बी 1 लाख रुपीज। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। तो एक्सपेक्टेड एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए। सिग्मा एनपीवी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर। समेशन ऑफ एनपीवी इनटू प्रोबेबिलिटी विल गिव यू एक्सपेक्टेड एनपीवी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट फिनिश। कॉन्सेप्ट का नाम क्या बच्चे? एक्सपेक्टेड एनपीवी। ठीक है सर। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? आपको एनपीवीज दिए होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दी होंगी, और आपसे क्या पूछा जाएगा? एक्सपेक्टेड एनपीवी कैलकुलेट करो। हो जाएगा? ठीक है सर, हो जाएगा। मान लो -20,000, 40,000, 1 लाख, प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.3, 0.5। अगर मुझे एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा मैं? सिग्मेशन ऑफ एनपीवी इनटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर, ठीक है जी। चलो, अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। 10 कॉन्सेप्ट करने हैं बेटा हमें, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट देखो जरा। इसमें हमसे पूछा जा रहा है हाउ टू कैलकुलेट रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट। देखिए, रिस्क से हमारा क्या मतलब होता है आपको याद होगा। रिस्क से मेरा मतलब होता है वेरिएशन, डेविएशन, अनसर्टेनिटी। अब आप सोच के बताइएगा, अगर हमने कोई भी डिसीजन बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड एनपीवी लिया है, ये एक्चुअल नहीं है, याद रखना, दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट, तो दिस इज एक्सपेक्टेड एनपीवी। हाँ सर। तो आपको नहीं लगता कि जो एक्चुअल एनपीवी आएगा, क्या वो वेरी कर सकता है? किससे? माई एक्सपेक्टेशन से। यस सर। तो ये जो एक्चुअल का वेरिएशन पॉसिबल है फ्रॉम व्हाट आई एक्सपेक्ट, दिस क्रिएट्स रिस्क। ये रिस्क क्रिएट करता है। अच्छा, तो सर फिर रिस्क का क्या मतलब हुआ, लिख लीजिए। इट इंप्लाइज पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन ऑफ एक्चुअल एनपीवी फ्रॉम एक्सपेक्टेड एनपीवी। अच्छा जी, तो ये बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? पॉसिबल डेविएशन को। ठीक है सर। इसीलिए इफ यू रिमेंबर, तो जो रिस्क था, इट वाज इंडिकेटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ सर, याद है हमें। तो हम लोग जब भी रिस्क निकालते थे तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते थे, और उस स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालते समय फॉर्मूला होता था हमारे पास एनपीवी माइनस एनपीवी बार का स्क्वायर समेशन डिवाइड बाय, इसमें इनटू पी करते थे हम, प्रोबेबिलिटी। हाँ सर, याद है हमें।
ठीक है ना। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता था और कहते थे जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा उसमें लेवल ऑफ रिस्क भी ज्यादा होगा। हाँ सर याद है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करो एनपीवी दिया हुआ है हमें अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। फर्स्ट सिचुएशन में एनपीवी हमारा आ रहा है -20,000, यहां 40 और यहां 50। ठीक है सर। और इनके प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं हर सिचुएशन की 0.2, 0.5, 0.3। ठीक है सर। क्वेश्चन ये है फाइंड करो एनपीवी बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है सर। ठीक है जी, शुरू करें। आ जाओ। कैसे करेंगे हम? 1, 2, 3, हर प्रोजेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी एनपीवी को पहले पिक करो आप, उनको उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से करो मल्टीप्लाई, -4,000, 20,000, 15,000, सॉल्व करने पे आएगा 31,000। ठीक है सर। तो एनपीवी बार, जिसको हम एक्सपेक्टेड एनपीवी भी कहते हैं, आ गया हमारे पास 31,000। अब मैंने आपसे कहा रिस्क निकालने के लिए क्या हमें वेरिएशन देखना है? हाँ सर। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? एनपीवी माइनस एनपीवी बार का स्क्वायर। यहां पे देखो एनपीवी कितना था -20 और एनपीवी बार कितना था 31। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो ये आ गया -51,000 का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी करना होता है, वो भी साथ में ही कर देते हैं, इनटू 0.2। ठीक है सर। अगला देखो 40,000 माइनस 31,000 यानी कि 9,000 का स्क्वायर इनटू 0.5। ठीक है सर। 50,000 माइनस 31,000 यानी कि 19,000 का स्क्वायर इंटू 0.30। ठीक है सर। अब आप क्या करो, इसको यहां पे करो सॉल्व। जो भी यहां पे टोटल आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब उस टोटल का स्क्वायर रूट लेना है आपने। हो जाएगा? करके दिखाओ फटाफट से, अपने आप करिए इसको। हाँ जी बेटा, एक बारी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। 51,000 इंटू 51,000, सॉल्व करना है बच्चे इसको आपने। 5202। ठीक है। ऐसे ही आपने ठीक है बेटा। ठीक है सर। ठीक है, कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लीजिएगा एक बारी, जो भी इसका सम टोटल आएगा। वो आप यहाँ लिखिए और उसको आप एज इट इज स्क्वायर रूट में डाल दीजिए, तो यू विल गेट योर एक्सपेक्टेड एनपीवी एंड एज वेल एज योर रिस्क। ठीक है सर, हो गया सर। ठीक है जी। तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट हो गए कंप्लीट। 10 करने हैं बच्चे हमें, दो कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल कंप्लीट है, एक्सपेक्टेड एनपीवी एंड रिस्क। ठीक है सर। अब आ रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 3, सिलेक्शन ऑन बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। देखो कैसे करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं ए और बी, ठीक है, और इन दोनों का रिटर्न यानी कि एनपीवी दिया हुआ है 20,000, 20,000, और इन दोनों का रिस्क भी दिया हुआ है 10,000, 8,000। तो अब मुझे बस आपको ये बताना है कि बेटर प्रोजेक्ट कौन सा है। सर डेफिनेटली वही बेटर होगा जिसका रिस्क कम होगा, क्योंकि रिटर्न तो दोनों की सेम है।
एक्सपेक्टेड एनपीवी जब दोनों का सेम होता है तो डिसीजन लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, एंड जिस प्रोजेक्ट में रिस्क कम होता है वो बेटर होता है। ठीक है सर, केस 2 ले लेते हैं। अगर मैं ये कहूं कि एनपीवी पार इसका 20 है और इसका रिस्क 10 है, दूसरे वाले का रिस्क 10 है, लेकिन यहां पर 12,000 एनपीवी बार है। इस बार मैंने क्या करा, रिस्क सेम कर दिया बेटा। अब आप बताओ, जब रिस्क सेम होता है तो वो प्रोजेक्ट लेते हैं जिसका एनपीवी बार सबसे ज़्यादा, यानी कि प्रोजेक्ट 1 जो है वो ऑप्ट किया जाएगा। इसमें प्रोजेक्ट 2 हमने ऑप्ट करा था। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और इफ़ यू रिमेंबर तो हमने एक तीसरा केस पढ़ा था जिसमें दोनों ही केसेस में हमारा एनपीवी बार भी चेंज हो रहा था और हमारा रिस्क भी चेंज हो रहा था। हाँ सर, याद है। तो इसमें आपको याद है हम सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते थे और उसका एक फॉर्मूला होता था स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एनपीवी बार इनटू 100, और जिसका सीवी लो होता था उसे हम एक्सेप्ट करते थे। सर बिल्कुल याद आ गया हमें। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन 9000, एनपीवी बार 20 इंटू 100, ये फर्स्ट का हो गया। 8000 डिवाइड बाय 19 इंटू 100, क्या ये सेकंड का हो गया? ठीक है सर, अब जरा इसको एक बार ही सॉल्व करके देख लेते हैं। 9 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 45%। 8000 डिवाइड बाय 19,000 इंटू 100, 42.10%। तो कौन मुझे बताएगा जिसका रिस्क कम होगा? क्या सेकंड वाले का सीवी लो है, तो इसीलिए सेकंड वाला प्रोजेक्ट बेटर है। वेरी गुड सर। अगर हमें दो प्रोजेक्ट में सिलेक्शन करनी हो तो इस तीन तरीके से हम सिलेक्ट करते थे। कई बार एनपीवी बार सेम होता था, कई बार रिस्क सेम होता था, और कई बार दोनों चेंज होते थे। जब दोनों चेंज होते थे तो हम कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते थे। फॉर्मूला क्या होता था? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एनपीवी बार इनटू 100। ठीक है सर, याद आ गया सर हमें। ठीक है जी, तीन कॉन्सेप्ट हमारे हो गए। चौथे कॉन्सेप्ट की ओर देखेंगे, आरएडीआर। चलिए अब लिखिए जरा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखना है हमें आरएडीआर अप्रोच। ठीक है जी, आरएडीआर अप्रोच। पहले मैं ना आपसे एक सवाल पूछता हूं, चलो ठीक है, उसका जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि देयर आर टू प्रोजेक्ट्स ए एंड बी, ठीक है जी, और मुझे ये पता लगाना है कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन सा बेस्ट है, तो आज तक आपने कैसे पढ़ा है मैं बताता हूं। आपने कहा सर हम इन दोनों का ना एनपीवी निकाल देंगे। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अब एनपीवी निकालने के लिए बस इतना बता दो, क्या आपको इन दोनों के कैश फ्लोज भी चाहिए होंगे, आपको इन दोनों प्रोजेक्ट की लाइफ भी चाहिए होगी, आपको आउटफ्लो भी चाहिए होगा, और आपको डिस्काउंट रेट भी चाहिए होगा। बिल्कुल सर, जितना पूछूंगा उतना जवाब दीजिएगा। सोच के बताओ, ये जो डिस्काउंट रेट हमें चाहिए यहां पर इन दोनों प्रोजेक्ट्स का एनपीवी निकालने के लिए, क्या वो सेम होगा हमेशा? सोचो। अगर मैं ये कहूं कि ये प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है और ये कम रिस्की है, तो मुझे बताओ जिस प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा होती है क्या वहां हमारी डिजायर्ड रिटर्न भी ज्यादा होती है? हाँ सर। तो जहां हमारी डिजायर्ड रिटर्न ज्यादा होगी क्या वहां पे डिस्काउंट रेट भी ज्यादा होगा? यस सर। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि दो प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालते समय दोनों में सेम डिस्काउंट रेट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है सर। जिस प्रोजेक्ट में लेवल ऑफ रिस्क ज्यादा होता है, ध्यान रखना, क्या वहां पर डिस्काउंट रेट भी ज्यादा होता है? हाँ सर। और ऐसे डिस्काउंट रेट को जो डिपेंड करता है रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट पर उसको बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। ओके, तो लिखो व्हाट इज आरएडीआर। लिखो, वाइल कंप्यूटिंग एनपीवी we require discount rate।
ठीक है जी, हमें क्या चाहिए होता है, डिस्काउंट रेट। ठीक है सर। फिर वो कहता है अ प्रोजेक्ट विथ हाई रिस्क should be discounted with high rate of interest। हाई रेट आप लिख दो बस। ठीक है जी। एंड प्रोजेक्ट विथ लो रिस्क का डिस्काउंट लो रेट से होना चाहिए। ठीक है सर। एंड सच रेट which is based on risk of project is known as risk adjusted discount rate। ठीक है सर। तो पहले तो हमें आरएडीआर का मतलब समझ आ गया। हाँ सर। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई दो प्रोजेक्ट्स दिए हों तो जिस प्रोजेक्ट में लेवल ऑफ रिस्क ज्यादा होगा क्या उसको डिस्काउंट हमें हाई रेट से करना चाहिए वाइल कंप्यूटिंग एनपीवी। सर बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपने आंसर देना है बेटा। सपोज करिए कि हमारे पास तीन प्रोजेक्ट्स हैं ए बी सी। ठीक है जी। और इन तीनों प्रोजेक्ट्स में हमें यह बताया गया CFAT लाइफ इनिशियल आउटफ्लो और इन प्रोजेक्ट्स का वेरिएंस। आपको मालूम है ना वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है और ये रिस्क इंडिकेट करता है। ठीक है सर। तो जैसे मैं पूछूंगा उसका जवाब देना है आपने। CFAT दिया हुआ है, सपोज करो प्रोजेक्ट ए का 40,000 पर एनम, लाइफ 4 साल, इनिशियल आउटफ्लो 1 लाख, वेरिएंस 36। ठीक है सर। हाँ जी बेटा। तो आप देखिए ज़रा, आपको ये बताना है मुझे कि अगर तीन प्रोजेक्ट्स हैं ए बी सी, तीनों प्रोजेक्ट्स का मुझे CFAT गिवन है। ठीक है जी। और एक सेकेंड। हाँ जी बेटा। चलिए फटाफट से देखेंगे ज़रा, ये बहुत देर से डिस्टरबेंस हो रही थी बेटा, सॉरी। अब देखो ज़रा, तीन प्रोजेक्ट हैं बच्चे। पहले प्रोजेक्ट ए है जिसके अंदर 40,000 का CFAT है, लाइफ 4 साल है, इनिशियल आउटफ्लो 1 लाख, वेरिएंस 36। ठीक है सर। और दूसरा जो है इसके अंदर 50,000 है, लाइफ 4 साल है। ठीक है जी। और इनिशियल आउटफ्लो इसमें भी 1 लाख है। और इसका जो वेरिएंस है ना बेटा, सपोज करो ये है 49। ठीक है सर। और ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 35,000 का आउटफ्लो है, सॉरी CFAT है, लाइफ 4 साल है इसके अंदर भी, इनिशियल आउटफ्लो 1 लाख, और इसके अंदर जो हमारा वेरिएंस आ रहा है सपोज 25 आ रहा है। ठीक है सर। मेरा जो क्वेश्चन है प्लीज समझेंगे जरा। आप मुझे बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट कौन सा है। सर देखिए, वेरिएंस रिस्क को डिनोट करता है। ठीक है सर। तो जिस प्रोजेक्ट का इन सब में वेरिएंस सबसे ज्यादा होगा क्या वो सबसे ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट होगा। ठीक है सर। सेकंड नंबर पे ये रिस्की होगा, थर्ड नंबर पे ये रिस्की होगा। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर हम RADR अप्रोच फॉलो करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच दैट इज RADR, हमें कौन से प्रोजेक्ट को सबसे हाई रेट से डिस्काउंट करना चाहिए, क्योंकि जिसमें ज़्यादा रिस्क होगा क्या उसमें मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। ठीक है सर। तो क्या उसको मैं डिस्काउंट भी विद हाई रेट करूंगा। हाँ सर। तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा हाई रेट पे कौन सा डिस्काउंट होगा जिसका वेरिएंस 49 है, और उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो मैं आपको ना क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा देता हूँ, फिर आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है। देखो, अब नीचे ना मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो इस तरह से होगी। यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेरिएंस 25, 36, 49, और यहाँ लिख दूंगा RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। ठीक है सर। तो अब इन्होंने क्या कहा, ध्यान से देखो। इन्होंने कहा अगर 25% वेरिएंस है ना तो डिस्काउंट रेट 10, 36 अगर होगा तो 12, 49 होगा तो 14। इसका क्या मतलब है, अब ध्यान से सुनना।
प्रोजेक्ट ए का एनपीवी निकालते समय आप डिस्काउंट रेट कौन सा लोगे? जो इसके वेरिएंस के कॉरस्पॉन्डिंग आरएडीआर होगा। ठीक है सर, तो 36 के कॉरस्पॉन्डिंग आरएडीआर क्या है? 12। तो प्रोजेक्ट ए का जब आप एनपीवी निकालोगे ना, तो आप आरएडीआर कौन सा यूज करना? 12। प्रोजेक्ट बी के अंदर सर हम लोग यूज करेंगे 14। प्रोजेक्ट सी के अंदर सर हम लोग यूज करेंगे 10। बहुत बढ़िया। सर एक बात बताओ, इसका मतलब जो आप पढ़ा रहे हो अगर ऐसा ही है, तो फिर आप हमें जब क्वेश्चन कराते थे तो आप ए और बी दो प्रोजेक्ट लेते थे सर, उसके अंदर आप डिस्काउंट रेट सेम क्यों रखते थे फिर? बहुत बढ़िया। कौन बताएगा इसका आंसर? तो सर इसलिए मैं सेम रखता था क्योंकि मैं प्रिज्यूम करता था कि इन दोनों का लेवल ऑफ रिस्क जो है वो सेम है। ओके, तो जब दो प्रोजेक्ट का लेवल ऑफ रिस्क सेम होता है तो क्या उसका डिस्काउंट रेट सेम हो सकता है? हाँ सर, अब ठीक है। तो इसका मतलब रियल लाइफ में क्या कोई भी दो प्रोजेक्ट जो होंगे जिन्हें आप कंसिडरेशन में ले रहे हो, क्या उनका डिस्काउंट रेट अलग हो सकता है? हाँ सर, अगर उनका वेरिएंस यानी कि लेवल ऑफ रिस्क अगर अलग है तो उनका डिस्काउंट रेट भी अलग होना चाहिए, ये आरएडीआर बोलता है। ठीक है सर, हमें समझ आ गया। चलो जी, तो मेरे ख्याल से आरएडीआर अप्रोच हमारी समझ आ गई है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, जब भी हम डिस्काउंट रेट यूज करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालते समय, क्या वो उस प्रोजेक्ट की रिस्क पर बेस्ड होता है? यहाँ पे रिस्क से मेरा क्या मतलब है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो वेरिएंस। तो जिस प्रोजेक्ट का वेरिएंस या रिस्क ज्यादा होगा, क्या उसके आरएडीआर भी ज्यादा होना चाहिए? और जिसका रिस्क कम होगा, क्या उसका आरएडीआर भी कम होना चाहिए? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ आ गया। अब लिखोगे नेक्स्ट हेडिंग पे सीई अप्रोच, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। ये बड़ी अच्छी अप्रोच है बच्चे। ये क्या कहती है, ध्यान से सुनो। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में ना हम क्या करते थे, इसे हम यूज करते थे कन्वर्ट करने के लिए अपने अनसर्टन कैश फ्लोज को टू सर्टन कैश फ्लोज। सर क्या मतलब है? देखो, सपोज करो कि मैंने आपको ये बोल दिया कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसके कैश फ्लोज मुझे गिवन है। कैसे? जीरो पीरियड पे 1 लाख आउटफ्लो है, फर्स्ट पीरियड में 50,000 आएगा, सेकेंड पीरियड के अंदर 40,000 आएगा और थर्ड ईयर के अंदर 35,000 आएगा। ठीक है सर, अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनना। क्या ये जो कैश फ्लोज मैंने लिखे हैं, क्या ये सर्टन है कि यही आएंगे या इसमें अनसर्टनिटी है? सर अनसर्टनिटी है। कैसे पता? क्योंकि ये जो मैंने बोला ईयर 1 में इतना आएगा, 2 में इतना आएगा, 3 में इतना आएगा, आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। क्या ये जो हम बार बार बोल रहे हैं आएगा आएगा आएगा, क्या ये हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं? बिल्कुल सर। तो मेरा क्वेश्चन है, ये जो कैश फ्लोज हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? अनसर्टन कैश फ्लोज। ठीक है सर। अब हमेशा याद रखना, जहां पर अनसर्टेनिटी होती है ना, वहां पर एक सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर भी होता है। सर ये क्या होता है? अभी समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, जीरो पीरियड में 1 लाख जाएगा, मैंने आपसे पूछा कि क्या श्योरिटी है, आपने कहा 100%, तो इसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर होगा 1। तो जब आप किसी चीज के लिए श्योर होते हो ना कि ऐसा होगा, उसका सी फैक्टर कितना होता है? 1। ठीक है सर। अब मैंने आपसे पूछा कि फर्स्ट ईयर में 50,000 आएगा, आर यू श्योर? आपने कहा सर यस आई एम 90% श्योर। अच्छा, तो इसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर कितना होगा? 0.9। इसका मतलब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर शो करता है आपके तरफ से श्योरिटी लेवल। जितना आपकी श्योरिटी ज्यादा होगी उतना सीई फैक्टर ज्यादा होगा, जितना श्योरिटी कम होगी उतना सीई फैक्टर कम हो जाएगा। अब आप क्या देखोगे, जैसे जैसे हम दूर का फोरकास्टिंग करते हैं, सेकंड ईयर में कितना होगा, थर्ड ईयर में कितना होगा, क्या हमारा सीई फैक्टर कम होता जाएगा? हाँ सर बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से मेरा लैंग्वेज को समझिएगा। 1 लाख आएगा, इसके लिए वी आर 100% श्योर। तो इसका मतलब सर्टन CF80 जब आप निकालोगे तो क्या वो 1 लाख ही होगा, क्योंकि आपकी 100% श्योरिटी थी। ठीक है सर। अब ध्यान से समझना, 50,000 आएगा, इसकी श्योरिटी कितनी है? 90%।
अच्छा, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ आ जाएगा 45,000। तो अब इसको पढ़ते कैसे, मेरे साथ पढ़ो। 50,000 आएगा, इसका श्योरिटी कितना है, 90%। लेकिन 45,000 आएगा, आई एम 100% श्योर। अच्छा सर, आप ये कह रहे हो जैसे ही कोई अनसर्टन कैश फ्लो अपने सर्टनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करता है, वो बन जाता है सर्टन कैश फ्लो। बिल्कुल सही। दोबारा पढ़ेंगे। 40,000 आएगा, आई एम 80% श्योर। लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, 32,000 आएगा, आई एम 100% श्योर। ठीक है सर। 35,000 आएगा, आई एम 70% श्योर। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो जरा, इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो वैल्यू आएगी, 35,000 इंटू 0.7, 24,500 आएगा, आई एम 100% श्योर। ठीक है सर, समझ आ गया सर। अब मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन ये है, ये सारे अब क्या बन चुके हैं, सर्टन। अब मुझे बस इतना बता दो, जैसे ही कोई चीज सर्टन हो जाती है, क्या उसमें रिस्क कम हो जाती है। बिल्कुल सर, रिस्क खत्म ही हो जाती है इनफैक्ट, क्योंकि रिस्क मींस अनसर्टेनिटी। तो जब तक हम इन कैश फ्लोज को यूज कर रहे थे तो हमारे पास रिस्क थी। जैसे ही हमने इनको सी से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास क्या आ गए, सर्टन कैश फ्लोज। अब ये हमारे पास रिस्क फ्री हो गया। तो कहते हैं जब कोई कैश फ्लो रिस्क फ्री हो जाता है, तो उसके लिए हमें डिस्काउंट रेट जो इस्तेमाल करना चाहिए वो होना चाहिए रिस्क फ्री रेट। अच्छा, तो सर आप ये कहना चाहते हो कि सीई अप्रोच के अनुसार हम अपने अनसर्टन कैश फ्लोज को क्या पहले सर्टन बनाएंगे। बिल्कुल। और वंस आई गेट माय सर्टन कैश फ्लोज, क्या उसका रिस्क फ्री रेट से हम डिस्काउंटिंग करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली प्रेजेंट वैल्यू, और उससे क्या निकल जाएगा, एनपीवी। ठीक है सर। तो अब मैं आपको जो लिखवा रहा हूं वो लिखो। देखो, कहते हैं आर ए डी आर वर्सेस सीई। आर ए डी आर अप्रोच कहती है कि हम लोग यूज करेंगे अनसर्टन कैश फ्लोस, जिसकी वजह से हम लोग रिस्क ले रहे हैं। और क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो, तो जो डिस्काउंट रेट आप इस्तेमाल करोगे वो कहलाएगा आर ए डी आर। ठीक है सर। सर्टनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच कहती है कि हम यूज करेंगे सर्टन कैश फ्लोस। ठीक है सर। जिसकी वजह से हमारा जो रिस्क होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। और अब हम जब डिस्काउंट रेट यूज करेंगे, वो डेफिनेटली कौन सा होगा, सर रिस्क फ्री रेट होगा। बहुत बढ़िया। तो ये है हमारे पास आर ए डी आर वर्सेस सीई अप्रोच। ठीक है सर। तो हम दोनों में से कोई एक अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है सर। हो गया जी। अब जो हमने टाइप्स लिखी थी सारी, एक बार देख लीजिए, ये भी हो गया हमारा। ठीक है सर। अब हम ना सीधा ही अपनी नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ रहे हैं, दैट इज डिसीजन ट्री। ठीक है बेटा, डिसीजन ट्री। तो लिखेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा डिसीजन ट्री क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन पहले समझेंगे। कहते हैं एक प्रोजेक्ट है एक्स, जिसका इनिशियल आउटफ्लो 1,00,000 रुपए है। यानी कि उस प्रोजेक्ट में आपको 1,00,000 रुपए शुरुआत में चाहिए। ठीक है सर। इस प्रोजेक्ट की सपोज करो लाइफ जो है वो 2 इयर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। ठीक है सर। राइट। अब मेरा जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना, हमने आपसे पूछा कि फर्स्ट ईयर में सीएफएटी कितना आएगा। तो आपका जवाब आया, फर्स्ट ईयर में सीएफएटी आएगा 70,000। 70,000। ठीक है सर। और फिर मैंने आपसे पूछा, क्या आर यू श्योर। आपने कहा नहीं सर, मेरे हिसाब से
आई एम 70% श्योर कि फर्स्ट ईयर में 70,000 आएगा। ठीक है, तो फिर मैंने कहा फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, तो आपने कहा सर मे बी ऐसा हो कि हमारे पास CFAT जो है 90,000 भी आ सकता है फॉर द फर्स्ट ईयर, बट इसके चांसेस हैं 30%। अच्छा, इसका मतलब फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो कैश फ्लो आएंगे ना, या तो वो 70% चांसेस हैं कि 70,000 आएगा, और 30% चांसेस हैं कि 90,000 आएगा। ठीक है सर। अब मेरा क्वेश्चन था सेकेंड ईयर में क्या आएगा, तो आपने जवाब क्या दिया, ध्यान से सुनिए। आपने कहा कि सर देखिए, अगर तो फर्स्ट ईयर में 70 आया, तो सेकेंड ईयर में हमारे पास जो आएगा या तो वो 80,000 आएगा या फिर 90,000 आएगा, और इसके चांसेस जो हैं 0.3 0.7 है। ठीक है जी। और अगर पहले साल में 90 आ गया, तो सेकेंड ईयर में या तो 1 लाख आएगा या 110 आएगा, और इसके चांसेस 0.2 0.8 है। देखिए क्या मतलब है, आराम से समझेंगे। मैं अभी जब डायग्राम बनाऊंगा आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखिए फ्यूचर अनसर्टन होता है, ये सब जानते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना, अब इस चीज को ना पेड़ बना के दिखाता हूं, एक ट्री बनाता हूं मैं आपके लिए। देखो, कहता है ये कंफर्म है कि शुरू में 1 लाख जाएगा। ठीक है सर। लेकिन ईयर 1 में हमारे पास क्या आएगा, उसकी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 70 या 90, या तो 70 या 90। ठीक है सर। 70 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7, और 90,000 आएगा, इसके चांसेस है 0.3। ठीक है सर। अब क्वेश्चन है कि सर सेकेंड ईयर में क्या आएगा। सेकेंड ईयर में वो कहता है कि अगर फर्स्ट ईयर में 70 है, तो या तो 80,000 आएगा या 90,000 आएगा, और अगर फर्स्ट ईयर में 90 है, तो या तो 1 लाख आएगा या 110 आएगा। अच्छा सर, ये बनेगा। हाँ जी, देखो कैसे। 80 आएगा, इसके चांसेस 0.3, 90 आएगा, इसके चांसेस 0.7। ठीक है सर। और 1 लाख आएगा, इसके चांसेस 0.2, और 110 आएगा, इसके चांसेस 0.8। ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, क्या ये ट्री बन गया। हाँ सर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखना है हमें। ठीक है, अब आपने कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखेंगे। आप यहां पे लिखेंगे ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2। देखो आपके पास कितने सारे पाथ बनेंगे। अब पाथ कैसे बनेंगे, मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं यहीं से ही। देखो, या तो कॉम्बिनेशन बनेगा, पहले साल में 1 जाएगा, दूसरे जीरो पीरियड में 1 जाएगा, फर्स्ट ईयर में 70 आएगा, सेकंड ईयर में 80 आएगा। या फर्स्ट ईयर में जीरो पीरियड में 1 जाएगा, 70 आएगा, 90 आएगा, 1 जाएगा, 90 आएगा, 1 लाख। ऐसे 4 पाथ बनेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है, बच्चा जरा सोच नहीं पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाले के बस आउटकम देख लिया करो, 1 2 3 4। तो इसका मतलब कितने पाथ बनेंगे, 4। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 4 पाथ बनेंगे। ठीक है। तो बेटर तरीका क्या होता है कि पहले ईयर 2 का लिख लिया करो। ईयर 2 में या तो 80 आएगा, 90 या 1 या 110। हाँ सर, 80, 90, 1 लाख, 110। ठीक है सर। अब आपने बताना है 80 और 90 का रूट कौन है, यानी कि 80 और 90 आएंगे क्या अगर फर्स्ट ईयर में 70 आया। हाँ सर। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में आपने 70 लिख देना है। ठीक है सर। दोबारा देखो, 1 लाख और 110 आएंगे, ये तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट ईयर में कितना आएगा, 90। तो 1 लाख और 110 आएंगे जब फर्स्ट ईयर में कितना आएगा, 90। ठीक है सर। अब सोच के बताओ,
ये सब तभी आएंगे जब फर्स्ट ईयर में या जीरो पीरियड में क्या 1 लाख का आउटफ्लो होगा। ठीक है सर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे वो ये है कि आप देख के बताओ कि इसके अंदर हमारे पास, सोच के बताना, कितने पाथ तैयार हो गए। सर 4 पाथ बन गए। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि हर पाथ पे क्या मुझे एक एनपीवी मिल सकता है? हाँ सर बिल्कुल मिल सकता है। तो आओ निकाल लेते हैं। एनपीवी निकालना है हर पाथ पे, तो कैसे निकालूंगा मैं? ध्यान से देखना सब। 80,000 पीवीएफ N2 रेट। क्वेश्चन में रेट देखो दिया हुआ है, 10% ले लेते हैं चलो। 10% प्लस 70,000 पीवीएफ N1 रेट 10% माइनस 1 लाख। ठीक है सर। ऐसे ही 90,000 इंटू पीवीएफ N2 रेट 10%। ठीक है सर। 70,000 पीवीएफ N1 रेट 10% माइनस 1 लाख। क्या हम इस तरह से 4 एनपीवीज निकाल लेंगे? और अगर आपको याद हो तो आज की क्लास हमने कहाँ से स्टार्ट करी थी कि जब भी हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं और अगर एक से ज़्यादा एनपीवी आता है तो क्या हमें एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना होता है और उसके लिए क्या मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी। बिल्कुल सही सर। तो अब आप मुझे बताएंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सर बड़ा आसान है, देखो कैसे। पाथ वन यही था मेरा। अब पाथ वन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ध्यान से सुनना। 70,000 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7। 80,000 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या पाथ वन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 0.21। वेरी गुड। दोबारा देखते हैं। 1,70,000 और 90, क्या ये पाथ टू बन गया मेरा? ठीक है। पाथ टू की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है? 0.7 इंटू 0.7, तो क्या ये 0.49 हो जाएगा? ठीक है सर। 0.3 इंटू 0.2, ये कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू 0.2, 0.06। एंड 0.3 इंटू 0.8, क्या 0.24 हो जाएगा? अच्छा, कभी भी क्रॉस चेक करना हो तो आप ऐड करके देख लेना, प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आना चाहिए। बस हो गया क्वेश्चन। एनपीवी तुमने निकाल लिया होगा 4 बार, 4 प्रोबेबिलिटी आ गई, दोनों को करो मल्टीप्लाई। क्या एनपीवी इंटू प्रोबेबिलिटी करते ही क्या हमारे पास एक्सपेक्टेड एनपीवी की वैल्यू आ जाएगी? ठीक है जी। मेरे ख्याल से हमारा ये भी क्लियर हो गया। तो मैंने अभी तक क्या क्या करा दिया जरा एक बार दोबारा से देख लेंगे। सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सपेक्टेड एनपीवी। मेरा फॉर्मूला था एनपीवी इंटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया रिस्क, जिसको हमने स्टैंडर्ड डेविएशन बोला। फिर हमने रिस्क और एनपीवी के बेसिस पर क्या हमने सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स पढ़ा। ठीक है सर। फिर इसके बाद मैंने आपसे कहा कि हमें आरएडीआर अप्रोच पढ़ा, क्या होता है। हमने सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच पढ़ा। ठीक है सर। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा अबाउट कौन सा? डिसीजन ट्री। ठीक है बच्चे। वैसे तो मुझे आज पूरा कराना था ये, ठीक है, बट मेरे को एक्चुअली में कोई इमरजेंसी है, इस समय कहीं जाना पड़ रहा है। ठीक है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही कवर करूँगा और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, आप पहले इतने टॉपिक्स रिवाइज कर लीजिएगा और उसके बाद ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ उसका आंसर मुझे ज़रूर चाहिए। और वो जो सेकंड पार्ट होगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। जो रिमेनिंग जो मैंने बताया था, रिमेनिंग कौन कौन सी है देख लीजिए आप। कैपिटल रैशनिंग, सेंसिटिविटी सिमुलेशन, ईएसी ईएबी एंड इन्फ्लेशन। ठीक है जी। रिमेनिंग 5 टॉपिक्स जो हैं ये मैं आपको बहुत जल्द आज रात को या कल सुबह 11 बजे तक दे दूंगा। ठीक है सर। तो आप प्लीज़ इसको जो है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो आप मुझे करके दिखा दो। ठीक है, लिखो जरा, लिखिए लिखिए, वेरी गुड। लिखो, इन्वेस्टमेंट
हमारी 5 लाख है, ठीक है। और हमारे जो कैश फ्लोज हैं ईयर 1 ईयर 2 वो आप लिख लीजिए। ईयर 1 में 4 लाख या फिर 3 लाख, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.2 0.8, ठीक है जी। और अगर ईयर 1 में 4 हुआ तो ईयर 2 में या तो 3 लाख होगा या 5 लाख होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.6 0.4। और अगर ईयर 1 में 3 लाख हुआ तो ईयर 2 में या तो 2 होगा या 4 होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2 0.8, ठीक है जी। आपको समझ आ गया होगा। ईयर 1 में या तो ये वाला केस बनेगा या ये वाला केस बनेगा। अगर ईयर 1 में 4 आ गया तो ईयर 2 में या तो 3 या 5 आएगा विद द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। ईयर 1 में अगर 3 आया तो ईयर 2 में या तो 2 आएगा या 4, उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज गिवन है। आपको क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल के देना है मुझे, ठीक है सर, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए। अच्छा, डिस्काउंट रेट मैं आपको दे रहा हूं 10%, ठीक है सर। अगर मैं आपको ये कहूं हमने एक प्रोजेक्ट कंसिडरेशन में लिया है जिसके कैश फ्लोज आपको गिवन है, ₹2 लाख नेगेटिव, यहां पर 40,000, 60,000, 2 लाख, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग सीई वैल्यू दी हुई है। आरएडीआर दिया हुआ है 18%, रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 6%। पता लगाओ एनपीवी यूजिंग सीई अप्रोच, ठीक है बेटा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं जितना मैंने कराया वो सारा क्लियर है, ठीक है। रेस्ट के जो 5 टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कल क्लास में अपलोड कर दूंगा, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड। और प्लीज आंसर जरूर करिए, मैं बार बार बोला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना बड़ा मुश्किल है। अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो फिर मुझे लगेगा कि कोई फायदा नहीं है क्लासेस को अपलोड करने का, ठीक है जी। चलो, थैंक यू वेरी मच।